नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज ठाकरे पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा एक्शन। औरंगाबाद रैली मामले में ठाकरे पर केस दर्ज, लगाई गई धारा 153A। नवाब मलिक की बड़ी मुश्किलें, जमानत याचिका का ईडी ने किया विरोध, कोर्ट ने मांगी स्वास्थ्य रिपोर्ट। जोधपुर में ईद के मौके पर भड़की हिंसा, लगा कर्फ्यू, कांग्रेस ने इसे बताया भाजपा की साजिश। गहलोत ने कहा सख्ती से निपटा जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में, खनन पट्टा मामले में चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, कहा क्यों न करें कार्रवाई। पाकिस्तान को मोदी ने दिया तगड़ा झटका, मोदी के चेनाब नदी पर बन रहे प्रोजेक्ट से पाक की हालत खराब। आज की सबसे पहली खबर राज ठाकरे पर महाराष्ट्र सरकार के एक्शन पर। महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी और नहीं हटाने पर 4 मई से आंदोलन छेड़ने के ऐलान पर राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। धारा 153A के तहत ये केस हुआ है। औरंगाबाद पुलिस ने ये एफआईआर दायर की है, जिस पर डीजीपी रजनीश सेठ ने चेतावनी दी कि सौहार्द बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, महाराष्ट्र पुलिस कार्रवाई करेगी। तो वहीं 2008 के एक मामले में ठाकरे पर गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। एमएनएस नेता महेंद्र भानुशाली को अभी हिरासत में ले लिया गया है। डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है, क्या वो सही है? देखिए, सही गलत राजनीति में होता नहीं है। सब पक्ष अपने हिसाब से राजनीतिक दांव पेच खेलते हैं। नफा नुकसान तो जनता तय करती है जी। अब जिस तरीके से राज ठाकरे की घेराबंदी हुई है और जो बयान उद्धव ठाकरे की तरफ से आया है कि डीजीपी साहब को मुख्यमंत्री के आदेश की जरूरत नहीं है, फौरन एक्शन लीजिए, मतलब एक तरीके से डीजीपी को हरी झंडी दे दी गई है कि यथाशीघ्र आप राज ठाकरे को गिरफ्तार कीजिए। जो क्रोनोलॉजी है उससे बात समझ में आ रही है कि बाकायदा मीटिंग के बाद गृह मंत्री मुख्यमंत्री ने इस बात पे एग्रीमेंट हुआ कि राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसलिए औरंगाबाद में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। 116, 117, 135 और 153 के तहत। और जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो पुलिस के द्वारा ही किया गया है जी। अब एक तरफ कोर्ट का एक नॉन अवेलेबल वारंट है, दूसरा ये एफआईआर है, मतलब पूरी तरीके से घेराबंदी की जा रही है राज ठाकरे की। और कल उन्होंने घोषणा कर रखी है कि कल वो जो आज होना था वो कल करेंगे कि अगर मस्जिदों से अजान की आवाज़ सुनाई दी तो उससे डबल वॉल्यूम में हम हनुमान चालीसा करेंगे। अब दिक्कत ये है कि उद्धव ठाकरे सरकार राज ठाकरे को गिरफ्तार करती है तो राज ठाकरे की राजनीति चमक उठेगी, और राज ठाकरे को अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो उद्धव ठाकरे अपने अलायंस पार्टनर को जवाब देने लायक नहीं बचेंगे। जी डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र की राजनीति में कई मुद्दों पर घमासान चल रहा है, जिसमें से एक मुद्दा नवाब मलिक का भी है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए विशेष पीएमएलए कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन ईडी ने इसका विरोध किया। नवाब मलिक को तबियत बिगड़ने पर मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और आईसीयू में है। कोर्ट ने जेजे अस्पताल से नवाब मलिक के स्वास्थ्य पर रिपोर्ट मांगी है और 5 मई को सुनवाई की तारीख दी है। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक की तबियत बिगड़ गई, अब क्या जमानत के चांसेस बढ़ गए हैं? देखिए, मेडिकल एक अच्छा ग्राउंड होता है जिसमें आप जमानत ले सकते हैं। नवाब मलिक पहले भी अपने आप को आईसीयू में भर्ती करवा चुके हैं और जो वहाँ पे जो भर्ती हुए थे, जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद कोर्ट कन्विंस नहीं हुई कि आपकी इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि आपको जमानत दे दी जाए। एक बार फिर से वो बता रहे हैं कि वो आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसमें ये मालूम चल रहा है कि उनके पेट में दर्द है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई है, लेकिन स्थिति बिल्कुल ही नॉर्मल है, चिंताजनक स्थिति नहीं है। अब जेजे हॉस्पिटल क्या रिपोर्ट कोर्ट को देती है? अगर रिपोर्ट वहाँ पे आती है तो सीबीआई ये मांग भी कर सकती है, ईडी ये मांग भी कर सकती है कि ये एम्स के पैनल से दिखाया जाए। ये कानूनी दांवपेच है। दिक्कत क्या है कि आप
जिस चार्जेस के अंदर हैं उसमें आपके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है जमानत लेने का, और जमानत लेने का बस एक ही तरीका बच गया है कि उनकी तबीयत खराब है मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर। ठीक वैसे ही जैसे एक दिन पहले नवनीत राणा ने कहा था कि उसकी तबीयत खराब हो रही है और मेडिकल ट्रीटमेंट उनका नहीं हो पा रहा है, तो वो एक ग्राउंड बन जाता है। तो ये कानूनी दांव-पेच है। अगर उनकी वाकई तबीयत खराब है तो एक बड़े मंत्री हैं, ये अनोखे एक शख्स है कि जो जेल में भी हैं और मंत्री पद भी है उनके पास। अब पता नहीं वहाँ पे जो जेलर होगा, पुलिस वाले होंगे, वो सवेरे शाम आकर के सैल्यूट मारते होंगे, पता नहीं क्या करते होंगे, लेकिन उनकी तबीयत नासाज है। तो ऑल द बेस्ट, उनकी तबीयत ठीक हो जानी चाहिए जल्दी, ताकि जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी सही रास्ते पे चले। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ महाराष्ट्र में अलग बवाल कट रहा है तो वहीं जोधपुर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। जालौरी गेट पर झंडा उतार फेंकने और दूसरा झंडा लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। आज सुबह एक बार फिर पथराव किया गया, जिसके बाद 10 जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है और राहुल गांधी पार्टी करने में व्यस्त हैं। डॉक्टर साहब, हिंसा क्यों भड़की और बीजेपी का इससे क्या लेना देना? देखिए, झंडे को लेकर कल रात में ही बवाल मचा जी। कोई पाकिस्तान का झंडा बता रहा है, कोई बता रहा है हरा झंडा है, कोई बोल रहा है धार्मिक झंडा है। वहां एक सैफरन झंडा लगा हुआ था, उसको हटाया गया। उसको लेकर के रात में ही झड़प हुई। आप मान सकते हैं कि चलिए भाई, झंडे को लेकर के बवाल मचा जी। रात में स्थिति खत्म हो गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए, सो गए। गहलोत सरकार से सवाल यह पूछ रहा है कि सवेरे क्या हो गया? गहलोत सरकार क्या सो रही थी? नशे में थी? पुलिस वाले क्या कर रहे थे? पुलिस एक्शन में क्यों नहीं थी? उसी स्पॉट पे अगले दिन सवेरे फिर से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हाथों में हथियार होता है, तलवार होती है, और आप वहां पे बवाला मचाते हैं। इसका मतलब कि कल रात की घटना के बाद एक पूरी प्लानिंग साजिश तैयारी की गई जोधपुर को जलाने की, और पुलिस वहां सोती रही। ये बड़ा आसान है किसी भी मुख्यमंत्री के लिए कह देना कि भाई इसके पीछे बीजेपी है तो आरएसएस है, लेकिन सवाल राजनीति का नहीं है जी। यहां फेलियर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का है कि जब ऑलरेडी एक वहां पे झगड़ा हो चुका तो आपके पास बंदोबस्त करने के लिए तो इतना समय था। आप पहले से ही वहां पे 144 लगा दिए होते, जिस जगह जो फ्लैश पॉइंट है वहां पे आप पुलिस वहां पे रखते जी। लेकिन इसके बावजूद सवेरे अगले दिन वहां पे भीड़ आ जाती है। तो नमाज पढ़ करके जो भीड़ आई वो भाई क्यों आ गई, जब मसला रात में ही खत्म हो गया था? और इसके बाद गहलोत साहब ये कह रहे हैं, उनकी सरकार ये कह रही है कि ये किसी और की साजिश है। तो पता कीजिए किसकी साजिश है, कौन लोग और कहां से आए, क्योंकि जो आई विटनेसेस है वो कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए और सबके हाथ में हथियार कहां से आ गया। जो चीज रात में खत्म हो गई उसको फिर से किसने हवा दी अगले दिन? ये सवाल का जवाब गहलोत सरकार को देना चाहिए। जी बिल्कुल। एक तरफ जोधपुर में हुई हिंसा के बाद कांग्रेस मुसीबत में आ गई है, तो वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है और पूछा है कि उनके पक्ष में खदान का पट्टा जारी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इस मामले में चुनाव आयोग हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहरा सकती है, जिसके आधार पर उनकी विधानसभा की सदस्यता छिन जाएगी और कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। ये मामला पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उठाया है। रघुवर ने हेमंत सोरेन पर खदान लीज लेने का आरोप लगाते हुए दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। डॉक्टर साहब, हेमंत सोरेन की कुर्सी जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। सबसे पहले कैपिटल टीवी ने ही इस खबर को फ्लैश किया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री साहब ने अपने ही नाम खदान करवा लिए। मतलब लूट मची हुई है। कांग्रेस पार्टी सहयोगी पार्टी है, सरकार में सरकार की जो मलाई है वो उसका रसास्वादन करने में जुटी हुई है। लूट मचा रहे हैं ये लोग, और इतने बेशरम हैं, अपने नाम से ही खदान को कर ले रहे हैं। अब मसला क्या है इसमें?
ये ओपन एंड शट केस है। देखिए, लालच आदमी को क्या से क्या बना देता, अंधा बना देता है जी। ये मसला पहले कोर्ट में गया, रघुवर दास ने भले इसको उठाया, लेकिन ये मसला पहले एक आरटीआई के जरिए एक एक्टिविस्ट जो है वो ऑलरेडी कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद ये मसला पॉलिटिकल बना, लेकिन कोर्ट ने फिर उसके बाद ये मसला गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने फिर इसे चुनाव आयोग को भेजा और चुनाव आयोग ने अब नोटिस भेजा है। इसमें समझने वाली बात क्या है, ऑलरेडी हेमंत सोरेन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है जी। जो सफाई दी गई ही उधर से पहले ही, जब मसला कोर्ट और गवर्नर के पास गया था, उन्होंने कहा भाई गलती से हो गया, गलती से हमने अपने नाम ही खदान कर लिया। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि खदान हमने ले लिया। अच्छा, गलती करने से छूट जाओगे? भाई मैं किसी का मर्डर कर दूं और उसके बाद मैं कह दूं कि गलती से मर्डर हो गया, और फिर उसने क्या किया, फिर उसके बाद सरकार ने वहाँ हेमंत सोरेन के नाम से दिया भी और उसके बाद उसको ख़त्म भी कर दिया कि भाई हमने देखिए अपनी गलती सुधार ली है। भाई गलती तो हो गई, मर्डर हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, इसकी तो सज़ा मिलेगी। और इसलिए जो जवाब भी उधर से आएगा वो जवाब इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, और ये सीधे सीधे ये इनकी कुर्सी भी जाएगी, इनकी सदस्यता भी जाएगी, और एक नया बवाल झारखंड के अंदर शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। पाकिस्तान को मोदी ने ऐसा सबक सिखाया है कि पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियों के उज्जवल भविष्य के लिए कदम उठाया है। पीएम ने 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का बटन दबाकर हाल ही में कश्मीर घाटी में लोकार्पण किया, जो पाकिस्तान को बेहद नागवार गुजरा है। कश्मीर मुद्दे को 70 साल से पकड़े हुए पाकिस्तान का ये मुद्दा भी भारत ने छीन लिया है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीएम मोदी के इस प्रोजेक्ट से इतना बेहाल और परेशान क्यों है? देखिए, ये मसला बड़ा पेचीदा है, इसको समझने समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि ये जो इंडस रिवर ट्रीटी है उसके तहत जो चनाब है, ऊपर की जो 2-3 नदियां हैं, वो पाकिस्तान का अधिकार है, पानी के ऊपर सब कुछ का। तो पानी का तो अधिकार है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने डैम बनाना शुरू कर दिया। कई सारे डैम बन रहे हैं, बहुत सारे डैम बन रहे हैं जी। और जिससे जो पानी को कंट्रोल करने का सिस्टम, आप कभी कभी खबर सुनती होंगी कि पाकिस्तान से खबर आई कि वहाँ जब बाढ़ आया तो वहाँ पे रशीद शेख जैसे लोग बोल देते हैं कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इस वजह से बाढ़ आ गई। इंडिया जो है वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो डैम्स बने हुए हैं तो उससे तो बिजली हम पैदा करते ही हैं, लेकिन पानी के ऊपर भी हमारा कंट्रोल हो जाता है जी। अब चूंकि ये मसला जो इंडस ट्रीटी का है वो लीगैलिटी में फंसा हुआ है, और उस लीगैलिटी के चक्कर में हुआ यह है कि चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो जिसके पास जो संसाधन है वो लगा करके, मोदी सरकार जब 2014 में जैसे ही मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पे अपना वजन रखा, ये सारे प्रोजेक्ट जो कश्मीर के थे, जो डैम्स बनाने वाले जी, उसको हरी झंडी दे दी। अभी तो एक बटन दबाए, कई सारे बटन दबने वाले हैं अभी, और ऐसे ऐसे जगह पे। अच्छा, दूसरी इसका एक और इसका पहलू आप समझ लीजिए, ये इंडस रिवर ट्रीटी के दौरान जो है इसमें दोनों देश के बीच बातचीत भी होती है जी। बातचीत भी होती थी पहले। अब मोदी सरकार ने तो डैम बनाना चालू कर दिया। मतलब किस तरह से घेरते हैं प्रधानमंत्री मोदी, आप समझिए। पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है, भाई ऐसा क्या है। और पाकिस्तान के लोग जो आते हैं वहाँ से अधिकारी जी। वो हिंदुस्तान में, दिल्ली में आते हैं, बातचीत करते हैं, और ऐसे बेशरम लोग हैं, देश को बेचने में सबसे आगे अव्वल पाकिस्तानी होते हैं। वो पैसे वैसे लेकर के फिर वो अपना जो है वो भारत के फेवर में ही सारा ट्रीटी हो जाता है जी। ये साइन वाइन करके चले जाते हैं। ऐसे पागल लोग हैं पाकिस्तानी। तो अब क्यों पैसा ले लेते हैं, लंदन में डिलीवरी होता है, वो लंदन में अपना जो उसमें आया वो अपना खा गया, और यही सिस्टम चला आ रहा है। और ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें वो पाकिस्तान की मीडिया बताती है। जो पुराने अधिकारी हैं वो बताते हैं कि देखिए हमारे तो डेलीगेशन वहाँ जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, पैसे खा जाते हैं, और पाकिस्तान की बात कोई रखता ही नहीं है। हिंदुस्तान वाले इतने चालाक हैं, कुछ पैसे वैसे दे करके वो अपने हिसाब से सारा कुछ कर जाते हैं। तो यही चीज़ प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया कि कई सारी चीज़ें थी जो इधर उधर जो लीगैलिटी में फंसी हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत का रास्ता ही बंद कर दिया। पुलवामा हुआ, बोला बातचीत होगा ही नहीं, बातचीत होगी नहीं, कोई मसला कुछ जाएगा नहीं, आतंकवाद आतंकवाद करते रहो, और इधर जो है
उनके रिवर्स के ऊपर जो है चिनाब सिंधु सब के ऊपर अपना डैम बनाते रहो और बटन दबाते रहो। यही कहानी है। ये राष्ट्र हित में इस तरह से सोचने वाली सरकार पहली बार आई है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से इतना ज़्यादा पाकिस्तान परेशान रहता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी धन्यवाद। के लिए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।